हम जिस व्यवस्था में हैं उस व्यवस्था में कोई एक व्यक्ति, कोई एक अधिकारी, कोई एक संस्था मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार नहीं होती। हम जुड़े हुए होते हैं उससे। भाषा को हम केवल राजभाषा के रूप में ना देखें, हिंदी को अपनी पहचान के और अपनी संस्कृति के रूप में देखें। मुझे कुछ साल मॉरिशस में रहने का अवसर मिला। वहाँ एक हिंदी संगठन है, हिंदी स्पीकिंग यूनियन, और उसका एक स्लोगन है, एक वाक्य, उसका सूत्र वाक्य कि भाषा गई तो संस्कृति गई। यानी कि भाषा को हम लोग संस्कृति का प्रवेश द्वार मानते हैं कि हमारी जो पहचान है संस्कृति को हमारी भाषा से होती है। वहाँ भी हम देखते थे कि वहाँ की जो आम बोलचाल की भाषा है, लिंग्वा फ्रैंका है, वो क्रियोल होती थी, ब्रोकन फ्रेंच, और वहाँ की जो राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो अंग्रेजी है। 10वीं कक्षा तक अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों अनिवार्य तौर पर पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। यहाँ तक कि माली की या चपरासी की कोई नौकरी है तो वहाँ भी अंग्रेजी और फ्रेंच का ज्ञान अनिवार्य है। हिंदी का कोई समाचार पत्र नहीं है, फ्रेंच के हैं। अंग्रेजी का भी केवल एक अखबार निकलता, मॉरिशस टाइम्स या न्यूज ऑन संडे, जो केवल साप्ताहिक रूप से निकलता। तो ऐसी व्यवस्था में वहाँ पर मैं देखता था कि जब कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं या परिवार में कोई चीज़ हो रहा है तो वो सब संस्कृत में हो रहा है और वो सब अपनी भाषा में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यदि भाषा को संस्कृति के साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें दूसरे दृष्टिकोण से देखना होगा। यदि हम भाषा को प्रशासन के तौर पर देखते हैं तो हमें दूसरे दृष्टिकोण से देखना होगा। ये सारे दृष्टिकोणों को हम जब मिलाते हैं तो सब चीज़ें गड्ढमड हो जाती हैं। हम भाषा को साहित्य के साथ भी जोड़ के देखते हैं तो साहित्य का क्षेत्र अलग है, प्रशासन का क्षेत्र अलग है, संस्कृति का क्षेत्र अलग है, और इसलिए भाषा की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उसका रूप होता है, अलग अलग उसकी आवश्यकता होती है और अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग होता है। जहाँ तक राजभाषा नीति या उसके कार्यान्वयन की स्थिति का सवाल है, ये हम मोटे मोटे तौर पर हम जानते हैं कि जो हमारी भारत सरकार की राजभाषा नीति है उसके 3 आधार है। एक प्रशिक्षण है, एक अनुवाद है और एक हमारी मॉनिटरिंग है। 3 तरह से ही हम उसको देखते हैं, यानी इम्प्लीमेंट करते हैं, कार्यान्वयन उसका होता है। कोई भी भाषा केवल बोलने से आगे नहीं बढ़ती। हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि आज हिंदी के विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, नंबर 1 भाषा है या नंबर 2 भाषा है। लेकिन ये हम इस आधार पे ये नहीं कह सकते कि हमारी भाषा का या हमारी भाषाओं का भविष्य बहुत उज्ज्वल हो जाएगा। भाषा आगे बढ़ती है लिखने से और पढ़ने से। नहीं तो पूर्वोत्तर के सारे प्रांतों में, वो मिजोरम का जिक्र कर रहे थे, वहाँ मणिपुर का और वहाँ का अरुणाचल प्रदेश का, वो सब हमारे सामने है कि वहाँ लोग हिंदी बोलते हैं। बाज़ार में वहाँ पे कहीं भी जाइए तो लगता नहीं है कि हम यहाँ कि हम उत्तर भारत में नहीं हैं और हम दूसरी जगह पर हैं। लेकिन समस्या एक, वहाँ लिपि नहीं है, इसलिए वहाँ रोमन में लिखी जाती है हिंदी भी। तो राजभाषा अधिनियम में ये है कि राजभाषा हिंदी होगी लेकिन उसकी देवनागरी में लिखी जाएगी। तो हमारे यहाँ भाषा को लेकर के तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन भाषा को लिखने पर उतना जोर हम लोग नहीं दे पाते। इसलिए प्रशासनिक तंत्र में नीति, देखिए हम किसी भी नीति में या किसी भी पॉलिसी में, चाहे किसी भी मंत्रालय की हो, किसी भी विभाग की, कहीं की भी हो, उसकी आलोचना करना आसान है। हम नीति कितनी अच्छी हो, यदि हम उसको कार्यान्वयन करने की हमारी यदि वही भावना नहीं है तो कोई भी नीति वो असफल हो जाएगी। और यदि हमारी भावना सही है और नीति में कुछ कमजोरी भी है तो हम आगे बढ़ करके अपनी उन कमियों को भी दूर कर लेंगे। हमारे यहाँ एक दिक्कत क्या है कि जो मैं संस्कृति की बात कर रहा था, वही पहलू फिर राजभाषा के साथ जुड़ता है कि हम समाज में एक इस तरह का माहौल है कि, और ये अब से नहीं, ये स्वतंत्रता के तुरंत बाद से चालू हो गया कि स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में समाज के एक हिस्से को शिक्षा की सुविधा नहीं थी, स्कूलों के दरवाजे उनके लिए बंद थे। स्वाधीनता के बाद उनके लिए रास्ते खुले और जैसे जैसे वो उसमें आए तो ऐसे समानांतर रूप से पहले शिक्षा
हिंदी या भारतीय भाषाओं में, अपने प्रांतीय भाषाओं में दी जाती थी, ऐसे ऐसे तेजी के साथ पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल खुले, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी, और साथ साथ हिंदी को लेकर के विशेष रूप से ये प्रचार होता गया कि हिंदी असक्षम भाषा है, हिंदी का शब्द बहुत से सामर्थ्य उसकी कम है, हिंदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा नहीं हो सकती, हिंदी के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े नहीं हो सकते, हिंदी के साथ हम प्रगति नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, हमने बचपन में पढ़ा और सुना कि हिंदी जाहिलों गंवारों की भाषा है। ये तक हिंदी के बारे में कहा जाता था, क्योंकि हिंदी के साथ वो तबका जुड़ा था कि जो नया नया स्कूलों में जा रहा था। तो ये जो समाज में जिस तरह का हम एक माहौल बनाते हैं, जो एक हम संस्कृति का निर्माण करते हैं, उस संस्कृति ने हिंदी भाषा के प्रति एक ऐसा माहौल बना दिया कि हिंदी को हमें नहीं अपनाना चाहिए, हमें हिंदी से नहीं जुड़ना चाहिए, हमें अंग्रेजी से जुड़ना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति अपने बच्चों को, और आज स्थिति ये है, चाहे कोई रिक्शा चलाने वाला है, चाहे कोई सब्जी बेचने वाला है, चाहे वो जूती गांठने वाला है, छोटे से छोटा काम करने वाला आदमी, कम से कम जिसकी जो अपनी ज्येष्ठ से करके अपना रोटी का जुगाड़ कर रहा है, वो भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में शिक्षा दिलाना चाहता है। क्योंकि एक ऐसा वातावरण बना दिया गया है कि हिंदी कोई पढ़ेगा तो हिंदी में रोजगार नहीं मिलेगा, हिंदी पढ़ेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, अंग्रेजी में पढ़ेगा तो वो सम्मान पाएगा, और अंग्रेजी में पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। और ये इस कदर हमारे ऊपर हावी है, हमने एक ऐसी संस्कृति में हमारे ये उसका अंग बन गया है कि कोई आदमी अंग्रेजी बोलता है तो उसे नॉलेजेबल माना जाता है, उसे इंटेलिजेंट माना जाता है, और कोई आदमी हिंदी में कितनी ही विद्वतापूर्ण बात कहे उसको उतना गंभीरता से नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि शोध के मामलों में हम देखते हैं, हमारे शोधार्थी हिंदी में शोध कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें जब तक 2-4 अंग्रेजी के ग्रंथों के वो उसमें संदर्भ नहीं देंगे, वो लगता है कि उनका शोध पूरा नहीं हो रहा, लगेगा उसने कुछ पढ़ा नहीं है, उसने ऐसे ही चेप दिया इधर उधर से। ये जो हमारी संस्कृति है, ये हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा, हम कौन सी संस्कृति का निर्माण करने जा रहे हैं, और उस संस्कृति में हम भाषा को कितनी जगह दे रहे हैं। जब हम ईमानदारी पे सोचेंगे, तब शायद हम राजभाषा हिंदी के प्रति ज़्यादा न्यायपूर्ण ढंग से हम सोच पाएंगे। कार्यालय में यही स्थिति है कि हिंदी भाषी लोग भी जो बहुत कम अंग्रेजी जानते हैं, या मतलब मैं ये कह सकता हूँ उन्हें अंग्रेजी नहीं आती कि वो 2 वाक्य ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं, लेकिन वे भी फाइलों पर जब लिखने की बात आती है तो वो अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहते कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, वो दिखाना चाहते हैं कि मुझे अंग्रेजी आती है। और यहाँ तक कि वो हिंदी अनुभाग या राजभाषा से जुड़े कर्मचारियों के सामने आकर के ये प्रदर्शित करते हैं अंग्रेजी के 2-4 शब्द बोल के एक वाक्य में कि यार ये क्या, ये तो बड़ा मुश्किल है, क्या ये मुझे नहीं आता, जबकि उसको ना अंग्रेजी भी नहीं आती है, और वो कहता है कि मुझे ये हिंदी नहीं आती। तो एक इस तरह का जो भाव है, ये सब चीज़ें, ये जो हीनता बोध है, एक कॉम्प्लेक्स जो पैदा हो रहा है कि अब इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों में भी हम बहुत से क्षेत्रों में क्यों आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं। हमने बाजार में हम कहीं जाएं तो हम कोई भी सामान खरीदते समय हम देखते इम्पोर्टेड होना चाहिए, और हम अपने घरों में बड़े शान के साथ में हम उन उत्पादों को सजाते हैं, और कोई हमारे घर में मेहमान ने कोई आए तो हम कहते हैं ये भाई इम्पोर्टेड है, ये मैं जापान गया था वहाँ से लाया था, ये जर्मनी से लिया था, ये हमने वहाँ से खरीदा था, ये मतलब मेड इन अमेरिका है। तो ये हम उस पर गर्व करते हैं, और भारतीय या हमारे आसपास की कंपनियों द्वारा बनाया हुआ सामान हो उस पर हम गर्व नहीं करते, अपने उत्पादों पर हम गर्व नहीं करते, अपने उत्पादन पर हम गर्व नहीं करते, अपनी उत्पादन क्षमता पर हम गर्व नहीं करते। तो ऐसे में जब हम ये कर नहीं सकते, तो हम नई चीज़ों के बारे में जब तक हम इनोवेटिव नहीं होते, सोचते नहीं हैं, तो एक परिपाटी है दफ्तरों में कि फाइलें पुरानी फाइलें हैं, उनमें वो कर्मचारी आता है नया, वो पुरानी फाइलों की नोटिंग को पढ़ता है, उसके आधार पे वो उसी में थोड़ा बहुत होए तेर करके उसी को उतार देता है, उसे सरल रास्ता अपनाता है। अपना जो हमें योगदान देना चाहिए, हमको वो योगदान हम नहीं दे पाते। इसलिए हम एक तरफ हम नॉलेज बैंक बना रहे हैं, नॉलेज कमीशन बना रहे हैं, हम नॉलेज के बारे में हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन उपयोग कितना कर रहे हैं? क्या नॉलेज केवल तभी है जब हम अंग्रेजी में लिखेंगे या अंग्रेजी में सोचेंगे, या हिंदी या भारतीय भाषा में सोचने से भी ज्ञान होता है? इसलिए ये बहुत तरह की चीज़ें हैं। मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, जब 1990 के आसपास जब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जब वो गाट के प्रपोजल आए आर्थर डंकल के, और उसमें पेटेंट एक्ट आया, तो उस पेटेंट एक्ट में
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक क्लोज था, बौद्धिक संपदा का अधिकार, यानी कि इंटेलेक्ट को तो हमने संपदा माना, बुद्धि को हमने एक संपदा माना उसमें, और उसमें जो भी कोई उत्पादन है, जो भी कोई प्रोडक्ट है, उसका जो फॉर्मुलेशन जिसके दिमाग से निकल गया, उसका पेटेंट उसका हो गया, उसके नाम से रजिस्टर्ड हो गया। लेकिन कोई भी उत्पाद क्या बिना श्रम के होता है? लेकिन लेबर प्रोटेक्शन का कोई क्लोज इसमें नहीं था। तो क्योंकि वो सारा एक बुद्धि का खेल, सारा एक अलग तरह का सोचने वाला आदमी, क्योंकि वहाँ सारा उत्पादन वो मशीन से करते होंगे या जो भी कुछ करते होंगे, तो वहाँ इंटेलेक्ट को ही सारा वो माना गया। और इंटेलेक्ट में हम आकर केवल घूम फिर करके फिर अंग्रेजी पर आ जाते हैं। तो हम भारतीय भाषाओं को या हिंदी को तो हम ये मान के बैठे हिंदी में ज्ञान नहीं होता। जो लोग हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, वो बुद्धिमान नहीं है। ये हमारी संस्कृति है। इसीलिए जब हम भाषा को संस्कृति के साथ, एक तरफ हम अपनी संस्कृति के प्रति इतने आग्रही हैं और संस्कृति के प्रति इतने निष्ठावान हैं कि हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं तो वहाँ अपने अनुष्ठान, अपना ये पूजा पद्धति, ये सब अपनी संस्कृति के अनुसार करते हैं, उस पर हम गर्व करते हैं कि ये हमारी संस्कृति है और पूरी दुनिया में। लेकिन उस संस्कृति में केवल भाषा नहीं होती, संस्कृति में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत बड़ी टर्म है संस्कृति। तो हम उसे सीमित क्यों कर रहे हैं? उस संस्कृति को हम अपने विश्वास के साथ क्यों नहीं जोड़ते? उस संस्कृति को हम अपनी उत्पादकता के साथ क्यों नहीं जोड़ते? उस संस्कृति को हम अपनी प्रगति के साथ क्यों नहीं जोड़ते? उस संस्कृति को हम अपने प्रशासन के साथ क्यों नहीं जोड़ते? वो संस्कृति की झलक हर चीज़ में होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि राजभाषा हिंदी के पिछड़ने के, बल्कि पिछड़ना भी नहीं कहता, कि उसको एक सही रूप में उसके कार्यान्वित ना होने के पीछे ये हमारा सांस्कृतिक दोष है। जिस संस्कृति पे हम गर्व, यदि हम संस्कृति पे गर्व कर रहे हैं तो हम अपनी भाषा पे गर्व करना चाहिए। और यदि हम अपने देश और राष्ट्र के प्रति हम संस्कृति से जोड़ रहे हैं तो राष्ट्र का निर्माण हमें करना है, राष्ट्र की प्रगति करनी है, हमें दूसरी चीज़ों के प्रति करना है, तो हमें इन सब चीज़ों की तरफ देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हम सभी संविधान का आदर करने वाले, संविधान से बंधे हुए लोग हैं। सरकारी नौकरी में जब भी हम सब लोग आते हैं तो उसमें हम एक अंडरटेकिंग हम देते हैं, हम सब लोग एक शब्द कि उसमें हम संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे और संविधान का अनादर नहीं करेंगे, ये होता है। और संविधानिक प्रावधान ही है राजभाषा हिंदी। संविधान कहता है हमारी राजभाषा है और हम संविधान के प्रति निष्ठावान हैं, और हम संविधान को ही नहीं मान रहे हैं तो हम संविधान के प्रति कैसे निष्ठावान हैं? तो ये हमारी संस्कृति है कि हमारी संस्कृति क्या हमें निष्ठावान होना बता रही है, और निष्ठावान होना बना रही तो हमारी निष्ठा दो जगह बट क्यों जाती है? कि एक जगह हम निष्ठावान हो जाते हैं जब पूजा पद्धति की बात आती है, और जब भाषा के चीज़ों के प्रयोग की बात आती है तो वहीं पर हमारी निष्ठा दूसरी हो जाती है। एक जगह हम संविधान के प्रति आदर दिखलाते हैं और दूसरी जगह हम संविधान का अनादर कर देते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। ये चीज़ें संजीदगी की मांग करती है कि इसमें हमको थोड़ा सा गंभीर होकर के सोचना पड़ेगा। प्रशासनिक तंत्र में जो हिंदी चल रही है वो अनुवाद के भरोसे चल रही है। अनुवाद पर बहुत ज़्यादा हमारी निर्भरता है, और अनुवाद पर निर्भरता का ये है कि हम ये मान के चलते हैं कोई भी दस्तावेज हो, किसी भी तरह का हो, तकनीकी हो, गैर तकनीकी हो, और वो किसी भी विषय से जुड़ा हुआ हो, अनुवादक के पास जाएगा और हम समझते हैं कि अनुवादक उसका इतना बड़ा ज्ञाता है कि वो फट से उसका बहुत अच्छा अनुवाद करके हमें दे देगा। अनुवादक की अपनी एक सीमा है, उसका एक अपना अध्ययन की सीमा है, उसका एक क्षेत्र है। जिस शब्दावली से वो परिचित नहीं है वो उस शब्दावली को कैसे, वो शब्दकोश पर निर्भर करता है। शब्दकोश में एक शब्द के कुछ पर्याय दिए होते हैं, उनमें से जो उसे उपयुक्त लगता है वो उस शब्द को वहाँ इस्तेमाल कर देता है। उसका अर्थ चाहे वो जानता है या नहीं जानता है, क्योंकि उसकी बाध्यता उसे अनुवाद करके देना होता है। तो ऐसे में भाषा तो जटिल होगी, भाषा कठिन लगेगी ही। तो अनुवाद की निर्भरता हमें छोड़नी पड़ेगी। राजभाषा हिंदी तभी आगे बढ़ेगी जब हम अनुवाद की निर्भरता छोड़ें और हम लोग जैसा भी लिखें वैसा हम लिखने की कोशिश करें। जिस तिमाही प्रगति रिपोर्टों की या उसकी समीक्षा की विरोध समितियों का आपने जिक्र किया, वो उसमें आंकड़े हैं, सारे आंकड़े आते हैं, पत्राचार के आंकड़े आते हैं, भाई इतना पत्राचार हमने हिंदी में किया, इतना उसमें किया। लेकिन
मूल चीज़ ये है, उसमें हम जो संसदीय राजभाषा समिति का जो निरीक्षण होता है उसमें हम ये भी दिखा देते हैं कि हमारे सारे बोर्ड द्विभाषी हैं, हमारी मोहर हैं, हमारी नेम प्लेट, हमारा ये सब कुछ है, वो सब चीज़ हम दिखला देते हैं। हम ये भी बतला देते हैं कि हमारे यहाँ इतना प्रकाशन निकलता है, इतना हिंदी में निकलता है या अंग्रेजी में निकलता है, हम सब लोग हिंदी में बात करते हैं, बड़ा अच्छा वातावरण है, हम सब करते हैं। लेकिन फाइलों पर हम कितना हिंदी में लिखते हैं ये हम नहीं बतलाते, उस मामले में हम पिछड़ जाते हैं। तो जब तक हम फाइलों पे नहीं लिखेंगे तब तक इन शब्द का महत्व रह कितना जाएगा। आखिर बात तो तब आगे बढ़ेगी जब हम फाइलों में लिखें। तो कागजों पर ये चीज़ें आनी चाहिए और वो तभी आएंगी जब अनुवाद पर से हमारी निर्भरता कम होगी। शब्दों का नहीं होता अनुवाद, उसका जो भाव है उसका हम अनुवाद करते हैं। वो अब हम, लेकिन अनुवादक करता क्या, वो एक वाक्य देगा पकड़ता है और एक वाक्य को लेकर के और उसी एक वाक्य को फिर वो अपना सोचता है, जो नई शब्द आता है उसको अंग्रेजी में लेता है। तो जब यदि वो पूरे दस्तावेज को एक बार पढ़ ले तसल्ली से, एक बार दो बार, एक पूरा पैराग्राफ को, और उसके बाद जब वो अनुवाद करे शब्द को, उसके बिना ही वो अच्छा अनुवाद कर देगा। वो होता ये कि जो उसका ढांचा, जो स्ट्रक्चर वाक्य का जो अंग्रेजी का होता है, फिर वो उसी के अनुसार वो हिंदी का वाक्य बनाने की कोशिश करता है और यहीं पे जटिलता आती चली जाती है, क्योंकि वो उस टेक्स्ट को पूरी तरह आत्मसात किया ही हुआ नहीं होता है। तो इसलिए अनुवाद में सावधानी बरती जाने की ज़रूरत है और अनुवादक को समय दिए जाने की ज़रूरत है कि ताकि वो तसल्ली से उस चीज़ को पढ़ ले ध्यान से, और ताकि वो अच्छा अनुवाद करके दे सके। लेकिन अनुवाद पर निर्भरता हमको कम करनी होगी। राजभाषा विभाग द्वारा कम से कम हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं हैं। जैसे कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, सेवा में हैं या सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके लिए अलग स्कीम है, योजना है। जो लोग आम जनता है उस सबके लिए अलग योजना है। एक तो हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन की योजना, किसी भी विषय पर हिंदी में आप मूल रूप से पुस्तक लिखते हैं उसके लिए पुरस्कार योजनाएं हैं। दूसरा, एक वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर पुस्तक लेखन के लिए वो अलग योजना है। तो इस तरह से हिंदी भाषियों के लिए अलग अलग तरह की योजना है। और तीसरा, जो आजकल जो पत्र पत्रिकाओं में हिंदी में जिन लोगों ने चाहे किसी भी विषय पर अच्छे लेख लिखे हैं, उन लेखकों को भी पुरस्कार देने की योजना है, ताकि लोग अधिक से अधिक हिंदी में सोचें, हिंदी में लिखें। और ये पुरस्कार राशि बहुत कम नहीं है, अभी 2 लाख रुपये 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि है, आकर्षक पुरस्कार राशि है। तो ये ज़रूरत है कि लोगों तक इन चीज़ों को जानने की, समझने की, इनका लाभ उठाने की। और अधिक से अधिक और बहुत सारे संस्थान हैं जो अपने अपने तरीके से इन तरह का ये प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नीति के, राजभाषा के निर्माण को लेकर के या उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के राजभाषा विभाग के स्तर पे उतनी नहीं है। ये यदि कहीं है तो ये सबका सामूहिक है, क्योंकि आखिर राजभाषा विभाग किसी से जबरन हाथ पकड़ के लिखवा नहीं सकता। लिखना हम सबको है, अलग अलग दफ्तरों में जहाँ बैठे हैं। हमारी अपनी नैतिकता क्या कहती है, हमारा अपना अनुशासन क्या कहता है, हमारी अपनी निष्ठा क्या कहती है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और जो चीज़ें किसी भी मंत्रालय की, किसी भी भारत सरकार की कोई नीति बनती है वो सब पर लागू होती हैं, सब उसका अपने अपने ढंग से उसको कार्यान्वित करते हैं। तो ऐसे ही राजभाषा भी एक नीति है। तो राजभाषा उसकी एक नोडल एजेंसी है कि वो वार्षिक कार्यक्रम बना देगी, उसकी मॉनिटरिंग कर लेगी, उसका देख लेगी, सलाह दे देगी, सुझाव दे देगी। और वो भी सलाह सुझाव भी अपने अपने स्तर पर, मंत्रालय, विभाग या दफ्तर वो अपने अपने स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग कर लेंगे अलग अलग समितियों में। लेकिन करना सबको खुद है। और नहीं तो अकेली राजभाषा की क्या, कितनी सारी नीतियाँ जब सरकार की फेल हो जाती हैं तो वो होती हैं कि हमारे अपने कारण होती हैं। तो हमें थोड़ा सा इस मामलों में हमें गंभीर होना चाहिए। हम मान सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, लेकिन हम उन्हें दोष नहीं मानता। दोष क्या है कि वो हिंदी में चूंकि काम करने का, लिखने का उनका अभ्यास नहीं है, तो इसलिए वो संकोच करते हैं। कुछ लोगों के मन में ये इस तरह की धारणा होती है, विशेष रूप से जो हिंदी तरभाषी लोग हैं, कि हम हिंदी में लिखेंगे तो हमारा व्याकरण कैसा होगा, वर्तनी कैसी होगी, लोग हमारा उपहास तो नहीं उड़ाएंगे, इसलिए लोग चाहते हुए बहुत से लोग नहीं लिखते। तो इन सब संकोच को दूर करने के लिए कि ये सारा कोई आदमी
संकोच ना करे, उसका जो अभ्यास नहीं है लिखने का उसका अभ्यास हो जाए। इन सबको ध्यान में रखते हुए ही उस पारंगत पाठ्यक्रम को अभ्यास आधारित बनाया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग बैठ करके आपस में अलग अलग उनका स्तर का ज्ञान होगा, वो लोग आपस में बात करेंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे, एक दूसरे संपर्क करेंगे और वो अब लिखेंगे, तो वो उनको लिखने का एक अभ्यास हो जाएगा। और वो सभी कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों के लिए वो अनिवार्य है, क्योंकि वो इसमें भाषा में प्रवीण बनाना है। इसलिए जब उस पाठ्यक्रम को लोग कर लेंगे तो मैं समझता हूँ हिंदी लिखना तब सबके लिए आसान हो जाएगा, कोई उनकी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लिखना पड़ेगा, और कार्यालयों के उनके प्रशासनिक प्रधान जो भी हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि वो राजभाषा नीति को लागू कराएं। और इसलिए हर कार्यालय का, क्योंकि ये इन सर्विस है, सरकारी समय में सरकार के पैसे पे प्रशिक्षण होता है, तो वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। इसलिए जिस कार्यालयों के लोग प्रशिक्षण के लिए आते हैं, उन कार्यालयों की जिम्मेदारी भी बनती है कि उन लोगों से काम कराएं हिंदी में और उनसे लें। मुझे नहीं लगता कि यदि अनुवाद का प्रशिक्षण नहीं होगा या भाषा का प्रशिक्षण नहीं होगा तो लोगों का हिंदी ज्ञान खत्म हो जाएगा। हिंदी ज्ञान तो लोगों को पहले से ही है, 80% आप मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं कि 80% लोगों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। ये प्रशिक्षण तो एक उतना जरूरी भी नहीं है, उसके बिना है, लेकिन ये तो एक तरह का प्रोत्साहन है, एक तरह का एक सहायक टूल है ये प्रशिक्षण। तो कि चलो जिनको नहीं आता है वो सीख लेंगे। और नहीं तो बहुत सारे लोग जब सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए लोग जाते हैं, यूपीएससी की परीक्षा, वहाँ हिंदी का एक पेपर होता है, लोग अपनी इच्छा से लोग हिंदी सीख के जाते हैं, उसको पास करते हैं उसको। तो जब करना होता है हम अपनी स्वेच्छा से हम करते हैं, और जब हम नहीं करना होता है कोई चीज़ तो फिर उसमें कहीं ना कहीं फिर वो सब हम वो बहाने या इस तरह का कोई चीज़ें कहीं कमियाँ निकालते हैं। तो मेरा है कि कोई भी चीज़ है हमें उसको कमियां ना निकाल करके हम उसको एक सदिच्छा के साथ में, सद्भावना के साथ में, एक सकारात्मक भावना के साथ में हमें चीज़ों को लेना चाहिए। और जब हम लेंगे तो मैं समझता हूँ कि उस सही स्पिरिट के साथ में, सही भावना के साथ में राजभाषा हिंदी को हम सही ढंग से कार्यान्वित कर सकेंगे। धन्यवाद।